ओके, स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जिसमें मैंने बताया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसका नामकरण कैसे पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, कृषि है, पशुपालन है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसके जो नगर हैं, यानी कि हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए या कांस्य युगीन सभ्यता बोलिए या पक्की ईंटों की सभ्यता बोलिए, यानी कि बहुत से नामों से इसको पुकारा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेन नगर है वो कौन सा आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हड़प्पा के बारे में देखेंगे। तो अगर बात करते हैं जो हड़प्पा का जो विभाजन है वो 2 स्तरीय है। हड़प्पा का विभाजन 2 स्तरीय रखा गया है। एक तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, नगरीय टीला, और दूसरा क्या है, दुर्ग टीला। नगरीय टीला और दुर्ग टीला, यानी कि हड़प्पा को 2 स्तर में बांटा गया है, एक नगरीय टीला, एक दुर्ग टीला। नगरीय टीला को हम पूर्वी टीला भी बोलते हैं और दुर्ग टीला को हम पश्चिमी टीला भी बोलते हैं, यानी कि पूर्वी टीला बोलिए या नगरीय टीला बोलिए एक ही चीज़ है, पश्चिमी टीला बोलिए या दुर्ग टीला बोलिए एक ही चीज़ है, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, नगरीय टीला और दुर्ग टीला। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हैं। तो यहाँ पर क्या मिला है, 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है, यानी कि स्नानागार नहीं अन्नागार मिला है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर अन्नागार लिखना था, लिख गया स्नानागार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अन्नागार, अन्नागार, ठीक है। तो 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है और जो 6-6 की पंक्ति में है, 6-6 की पंक्ति में है, 6-6 की समांतर पंक्ति में बटा हुआ है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि जो है जो विशाल जो आपका अन्नागार है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चनहूदड़ो से, कालीबंगा से, तो आपको याद रखना है हड़प्पा से याद रखना है, क्योंकि जो स्नानागार है ये कहाँ से मिला है, आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। यहीं पर देख लेते हैं कि 12 कक्षों का जो अन्नागार है वो आपका हड़प्पा से मिला है और जो स्नानागार है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना, यहाँ पर यहाँ के जो अवशेष है उससे पता चलता है कि यहाँ पर तांबे गलाने का भी कारखाना था। यानी कि देखिए, हर चीज़ें हम लोग अवशेषों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चली, क्योंकि यहाँ पर लिखा कुछ नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो पढ़ी अभी नहीं जा सकी है। तो इसलिए यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हैं, ठीक है, उनके आधार पर विद्वानों ने जो है बुक्स वगैरह में लिखा है, जिनको हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो अवशेषों के आधार पर ऐसा पाया गया कि यहाँ पर तांबे गलाने का भी कारखाना प्राप्त है। हड़प्पा का जो मुख्य मार्ग है, यानी कि जो राजमार्ग है वो 33 फीट चौड़ा है, यानी कि इसका जो मुख्य जो राजमार्ग है, जो मेन राजमार्ग है, तो वो क्या है, 33 फीट क्या है, चौड़ा है। और जो गलियां हैं वो समकोण पर काटती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गलियां हैं वो समकोण पर काटती हैं। और जो है जो घर है और घर के जो द्वार हैं वो पीछे की तरफ खुलते हैं, यानी कि घर के जो द्वार हैं, जो दरवाजे हैं वो सामने ना खुल करके पीछे की तरफ खुलते हैं। और वहाँ पर क्या मिले हैं, 2 पुरुष धड़ मिले हैं, ठीक है। पूछा जाए 2 पुरुष धड़ कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपके हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिले, अन्नागार मिला है, तांबा गलाने का कारखाना भी प्राप्त है, राजमार्ग 33 फीट चौड़े हैं और यहाँ पर 2 पुरुष धड़ मिले हैं। और चीज़ें क्या क्या मिली उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, यानी कि एक बर्तन पर, यानी कि एक बर्तन है उस पर किसका चित्र है, मछुआरे का चित्र मिला है, ठीक है। उस पर किसका चित्र है, मछुआरे का चित्र है। शंख पर बना बैल का चित्र है, यानी कि शंख पर किस पे बना है, बैल का चित्र है। तो इस तरीके से चीज़ें और भी मिली हैं। तो सुनिए फिर से कि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो बर्तन मिला है उस पे किसका चित्र है, तो वहाँ मछुआरे का चित्र है। और शंख पर किसका चित्र है, बैल का चित्र है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को लिखना है, मतलब याद करना है, ये चीज़ें लिख लीजिए तो याद रहेंगी ना। तो इस तरीके से फिर देखिए, पीतल का बना इक्का मिला है, पीतल का बना क्या मिला है, इक्का मिला है। आपको ये वर्ड ही याद रखना है, इक्का, पीतल का बना क्या मिला है, इक्का मिला है। तो ये सब चीज़ें आपके हड़प्पा में प्राप्त हैं। और अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो हड़प्पा में जो है जो ये पुरुष मिले हैं, जो मैंने बताया जो ये 2 पुरुष मिले हैं, तो ये किस कलर के हैं ये हम देखते हैं। तो हड़प्पा में जो प्रथम पुरुष है, यानी कि जो पहला पुरुष है वो किस कलर का है, वो लाल बलुए पत्थर का बना है। ये किसका बना है, लाल बलुए पत्थर का बना है।
तो फिर से सुनिए, जो हड़प्पा में जो प्रथम पुरुष है या पहला जो पुरुष धड़ है वो किसका बना है, लाल बलुए पत्थर का बना है और जिसकी माप कितनी है 3.3 बाई 3.4 है। 3.3 बाई 3.4 इसकी क्या है, माप है, पॉइंट है ये। ठीक है, तो जो पहला पुरुष है यानी कि पहला जो पुरुष धड़ है वो क्या है, लाल बलुए पत्थर का बना है। ठीक है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है जो ये पुरुष धड़ मिला है, जो पहला पुरुष धड़ मिला है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है ये ऋषभदेव या आदिनाथ की प्रतिमा है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है जो प्रतिमा है, पहले वाली जो प्रतिमा है वो किसकी है, आदिनाथ की प्रतिमा है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो आदिनाथ की प्रतिमा ये है, ये जो पुरुष धड़ पहला वाला मिला है उसकी बात हो रही है। जो दूसरा पुरुष मिला है यानी कि जो सेकंड पुरुष मिला है, जो सेकंड वाला जो पुरुष धड़ है वो क्या है, उसके क्या है, तो उसको माना गया ये नटराज की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, नटराज की, नटराज की। ठीक है, तो ये नटराज की प्रतिमा, प्रथम वाला क्या हो जाएगा, आदिनाथ की प्रतिमा माना गया है और दूसरा वाला क्या माना गया, नटराज की प्रतिमा माना गया है। इसकी माप कितनी है, 3.7 बाई 3.8 है। देखिए ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं है इसलिए जो है आपको कॉपी पे नोट करना है। तो नटराज की जो साइज़ है, क्योंकि आर्ट में ये साइज़ पूछा जाता है, ठीक है, मैं बता दूं आर्ट में ये साइज़ पूछा जाता है। तो 3.7 बाई 3.8 जो है नटराज का मतलब माप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों प्रतिमाएं देख ली। अब ये भी याद रखिए जो हड़प्पा नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यानी कि हड़प्पा जो नगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नगर माना गया है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। एक मिनट, हाँ, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी, देखिए हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी राखालदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, 1922 में यानी कि 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन का कार्य करवाया था। यानी कि उनके नेतृत्व में कार्य हुआ था, मतलब खुद नहीं करते, मतलब करवाते ही, जाहिर सी बात खुद तो कर नहीं लेंगे। तो उनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य हुआ था। किसके, राखालदास बनर्जी। याद रखिएगा दो नाम, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी पहले आए तो हड़प्पा पहले हो जाएगा, राखालदास बनर्जी बाद में आए तो मोहनजोदड़ो बाद में हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में मतलब कंफ्यूज ना हुई कि किसकी किसने की है। तो ये मोहनजोदड़ो आपका पड़ेगा कहाँ, तो देखिए ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों नगर है वो कहाँ पड़ते हैं, पाकिस्तान में ही प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो जो हड़प्पा है ये आपका कहाँ पड़ेगा, यानी कि लरकाना ज़िले में पड़ता है। यानी कि लरकाना यानी कि सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। यानी कि लरकाना जो है ज़िले में मोहनजोदड़ो आपका पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये आपका मानटुगरी ज़िले में पड़ता है। पीछे पॉइंट में मैं बताना भूल गई थी कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, मानटुगरी ज़िले में पड़ता है जो रावी नदी के पास है। यानी कि हड़प्पा रावी नदी के पास पड़ेगा और लरकाना यानी कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ेगा, सिंधु नदी के पास जो है पड़ेगा। तो सिंधु नदी के पास लरकाना में मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो नगर है और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के पास मानटुगरी ज़िले में है। ठीक है, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नाम पड़ा, ये पॉइंट मैंने जो है लास्ट वीडियो में नहीं बताया, जो मेन पॉइंट यही था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका सिंधु नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंधु घाटी सिंधु नदी के पास में पनपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास पनपने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। सिंधु घाटी की जो सहायक नदियां जैसे रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, तो इन नदियों के पास सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इस वजह से इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये जो रावी है ये रावी भी जो है सिंधु की सहायक नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। तो स्नानागार यहाँ पर क्या मिला, स्नानागार मिला है। हड़प्पा से मैंने बताया था अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार प्राप्त है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। जो अन्नागार है वो अन्नागार है हड़प्पा में पड़ा और स्नानागार कहाँ पड़ा है, ये मोहनजोदड़ो में। यानी कि विशाल स्नानागार पूछा जाए कि कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि यहाँ पर देखिए कुंभकार के भट्टे भी मिले हैं। यानी कि यहाँ पर भट्टे के अवशेष भी मिले। देखिए जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये अवशेषों के जरिए ही पढ़ रहे हैं कि जो जो अवशेष प्राप्त हैं उससे आइडिया लगाया गया कि ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, क्योंकि लिखित चीज़ें तो मिली नहीं है।
सॉरी लिखा तो मिला है पर उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, तो क्या पता क्या चीज़ें थी क्या चीज़ें नहीं थी। तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने चीज़ों को कितने प्राचीन चीज़ मतलब जो चीज़ें मिली हैं वो कितनी प्राचीन है, तो उसके आधार पे हम लोगों ने जो है इन चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या मिले, भट्टों के अवशेष प्राप्त हैं, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है। अब ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नर्तकी की मूर्ति जो आपकी प्राप्त है ये आपकी कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये काहे की बनी हुई है, कांसे की बनी हुई, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे के बारे में जानते थे। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति जो है किस चीज़ की बनी है, कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है आपका सभा भवन। अब यहाँ पर एक सभा भवन मिला है जो कैसा वर्गाकार है, जो कैसा है आपका वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती बराबर होती, उसको हम बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, तो ये कितने फीट लंबा चौड़ा है, तो ये 90 फीट है, यानी कि कितने फीट लंबा चौड़ा है, 90 फीट। तो यहाँ सभा भवन मिला है जिसकी जो है जिसका आकार कैसा है, वर्गाकार है, और उसका मतलब जो है कितने फीट का है, तो ये 90 फीट का है। तो आपको देखिए ये याद रखना, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति मैंने बताया कितने इंच की है, कितने सेंटीमीटर की है, सभा भवन बताया कितने जो है कितना मतलब लंबा है, कितना चौड़ा है, वर्गाकार है या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कला के स्टूडेंट है तो आपको याद रखना होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है क्या पुजारी की जो प्रतिमा मिली उसका भी जो है मतलब पूछा जाता है कि किस चीज़ की बनी। तो सब अच्छा ये तो बता दिया मैंने, चूना पत्थर की बनी हुई है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे चंदहुदड़ो के बारे में। तो देखिए जो चंदहुदड़ो नगर है ये कहाँ है, ये भी मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर है। चंदहुदड़ो जो नगर है ये मोहनजोदड़ो से, देखिए आप लिखते जाइएगा, मैं बोलती जाऊंगी आप लिखते जाइएगा। जो चंदहुदड़ो है ये मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर क्या है, दूर है। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में, ये भी कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर है, ये भी कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर ही है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं, यानी कि चंदहुदड़ो की बात चली, चंदहुदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं, तो यहाँ से कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जो कुत्ते हैं, जो डॉग है वो क्या है, कैट का पीछा करते हुए यहाँ पर चिन्ह मिले हैं। और यहाँ पीतल की बनी बतख मिली है, यहाँ पर ये याद रखिएगा, पीतल की बतख। ठीक है, पीतल की बनी बतख कहाँ से मिली, चंदहुदड़ो से मिली है। तो बतख कहाँ से मिली है, चंदहुदड़ो से मिली है बतख। ठीक है, काहे की बनी हुई है, पीतल की बनी हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारी कालीबंगा। देखिए कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा का मीन्स क्या होता है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त है, तो ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हैं। यानी कि यहाँ पर श्रृंगार के सामान मिले हैं, यहाँ पर कालीबंगा से श्रृंगार के सामान प्राप्त हैं, श्रृंगार के सामान के अवशेष प्राप्त हैं। ये कहाँ पर आपका, ये हनुमानगढ़ी में है। ठीक है, कहाँ पर, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ी जिले में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका कालीबंगा कहाँ पड़ेगा, ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा, और जिला कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ी जो है कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ी में पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने कहाँ पढ़ा था, पाकिस्तान में ही था। अब ये जो है ये कहाँ पर है, भारत में है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कालीबंगा कहाँ आता है, यानी कि अब कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर कालीबंगा पूछें कि ये किस नदी के पास है, तो घाघरा नदी के किनारे है। ये किस नदी के पास है, घाघरा नदी के किनारे, लिख देते हैं, ये आपका घाघरा नदी के किनारे है। ये आपका चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे, ये आपका सिंधु नदी के किनारे था, और ये आपका कहाँ है, घाघरा नदी के किनारे है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिला, यहाँ घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कि अभी तक पक्की ईंटों का देख रहे थे, तो यहाँ पर कालीबंगा में हमने कच्ची ईंटों का भी यूज़ देखा है। कच्ची ईंटों के भी अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हैं। तो कालीबंगा से कौन कौन से पॉइंट पढ़े, फिर से रिपीट करते हैं। ये आपका हनुमानगढ़ी में है, जिला हनुमानगढ़ लगता है। ठीक है, और जो है राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, यानी कि भारत में हो जाएगा। फिर जो है अगर हम बात करें कि ये जो है क्या कहते हैं किस नदी के किनारे है, तो ये घाघरा नदी के किनारे है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ होता है, और यहाँ पर श्रृंगार के सामान प्राप्त हैं। ठीक है, और यहाँ की अगर हम नालियों की बात करें, देखिए ये चीज़ हमने लिखी नहीं इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रही। यहाँ की अगर नाली की बात करें तो यहाँ पर नालियाँ जो है लकड़ी की बनी हुई है। नालियाँ काहे की बनी हुई, लकड़ी की बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाली काहे की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, ऐसे अवशेष प्राप्त हैं।
अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। तो देखिए लोथल जो हमारा पड़ेगा वो गुजरात में पड़ेगा, यानी कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। तो अब मैं आपको लोथल के बारे में पॉइंट बोलूँगी, आप उसको नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर युग्म शवों की समाधि मिली है, यानी कि जो शव हैं वो किस में? कपल में है, यानी कि जोड़े के साथ हैं, ठीक है, यानी कि 2 जोड़े एक साथ जो है दफनाए गए हैं, ठीक। तो लोथल में क्या कहते हैं, ये लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, यानी कि गुजरात में अहमदाबाद में है। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक तांबे का बना हंस मिला है। क्या मिला है? एक हंस मिला है, जो किस चीज़ का बना है? तांबे का बना है, ठीक। तो लोथल में तांबे का बना हंस मिला है। और ये व्यापार की दृष्टि से ये नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हुआ क्या था कि जो फारस की मोहरे से सिद्ध होता है, यानी कि जो फारस की जो मोहरें थी, ठीक है, जो मोहर थी, तो उससे ये सिद्ध हुआ, इससे ये मतलब पता चला कि ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। पश्चिमी एशिया में जो है, एशिया से नहीं, पश्चिमी एशिया में व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो लोथल को ही माना जाता है। ये कैसे हमें पता चला? ये फारस की जो मोहरें हैं उनके अवशेष से हमें पता चला कि ये जो है लोथल व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहाँ? पश्चिमी एशिया का। अब बात करेंगे हम रोपड़ की। तो रोपड़ में देखिए थोड़ी ही चीज़ें हैं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी के किनारे पड़ता है। सतलज नदी के किनारे हमारा क्या कहते हैं, रोपड़ पड़ता है। और ये पड़ेगा कहाँ? पंजाब में, ठीक है। पड़ेगा कहाँ ये नगर? पंजाब में जो है नगर पड़ेगा। तो इस तरीके से लोथल भी आपका भारत का हो गया, और जो है रोपड़ भी क्या हो गया? पंजाब, मतलब भारत का ही ये भी हो गया। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना, रोपड़ में सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में है। फिर हम देखेंगे बनमाली। अब हम बात करते हैं बनमाली की। तो देखिए जो बनमाली है वो कहाँ पड़ेगा आपका? ये भी हरियाणा में पड़ेगा। कहने मतलब ये आपका भारत, ये भारत, ये भारत, ये कहाँ पड़ेगा आपका? हरियाणा में पड़ेगा। और ये किस नदी के किनारे है? ये किस नदी के किनारे? ये रंगई नदी के किनारे है। रंगई नदी के किनारे ये पड़ता है। अभी बात चल रही है बनमाली की, ये रंगई नदी के किनारे है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कौन से नगर किस नदी के किनारे हैं, ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ की इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन, ठीक है, क्या मिले? उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो काहे से बने? सैल खड़ी से बने हैं। यहाँ पर बर्तन प्राप्त हैं जो किससे बने हैं? सैल खड़ी से बने हैं। और लिपि युक्त मोहरे, यानी कि यहाँ से जो मोहरे हैं वो कैसे हैं? लिपि युक्त हैं, यानी कि उसमें लिखा हुआ मिला है। तांबे के भी मतलब बर्तन मिले हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हैं। मतलब आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हैं, जो किससे बने? सैल खड़ी से बने हैं। और जो मोहरे हैं वो लिपि युक्त मोहरे हैं। और किस नदी के किनारे? ये रंगई नदी के किनारे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे धौलावीरा के बारे में। देखिए धौलावीरा जो है ये हमारा कहाँ पड़ेगा? इसको भी आपको याद रखना है। धौलावीरा भी कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, ठीक है। यानी कि आपका लोथल और धौलावीरा, यानी कि यहाँ पर लोथल और धौलावीरा दोनों कहाँ पड़ेंगे? ये गुजरात में पड़ेंगे। और ये धौलावीरा कहाँ पड़ेगा? कच्छ के रन के पास पड़ता है। कहाँ? कच्छ का जो रन है वहाँ पर धौलावीरा पड़ता है। अब इसको जो है 3 स्तरीय पद्धति में रखा गया, यानी कि इसको किस में विभाजित किया गया? 3 स्तरीय में विभाजित किया गया है। पहला क्या हो जाएगा आपका? दुर्ग हो जाएगा, यानी कि दुर्ग टीला। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्य टीला, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ये मध्य टीला। और ये जो आखिर वाला कौन सा हो जाएगा? निचला टीला, ठीक है। आखिर वाला कौन सा हो जाएगा? निचला टीला हो जाएगा, ठीक है। तो दुर्ग टीला, मध्य टीला और निचला टीला जो है इसको 3 कैटेगरी में निचला हो जाएगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि 3 स्तरीय पद्धति में इसको विभाजित किया गया है। तो फिर से सुनिए, धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ेगा, कच्छ के रन के पास पड़ेगा। इसको 3 स्तरीय में विभाजित किया गया है, दुर्ग टीला, मध्य टीला और निचला टीला। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या कहते हैं? धौलावीरा के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंधु घाटी नगरों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।